हॉस्पिटल पहुंचा करके उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराने का काम करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि 9 साल के ऊपर हो रहा है और 9 साल में वर्क डे में कोई दिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के मुख्यमंत्री तक सदन में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि गरीबों के प्रति अगर कोई मेहनत से पैसा विवेकाधीन से निकाल करके देने में सबसे ज्यादा 403 विधायकों में सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। मुख्यमंत्री ने सदन में बोला 403 विधायकों के बीच में। इस नाते मैं आप लोगों से कहूंगा कि कोई भी हिताई नेताई गांव आसपास, ये जहूराबाद ही नहीं पूरे 75 जिलों में मैं देता हूं, यही नहीं देता हूं। मैं मैनपुरी में इसे भाषण दे रहा था, 3 आदमी खड़े हो गए। हमने कहा कि भाई ये क्यों खड़े हो गए? तो कह रहे कि हमको एक कह रहा कि 2.5 लाख मिला, एक कह रहा कि 2 लाख मिला, एक कह रहा कि 4 लाख मिला। हम कहे चाहे आओ तो बुला करके माइक पर। हमने कहा कि कब पैसा मिला? तीनों से माइक पर बुलवाए थे, लोगों ने कहा पैसा मिला हम लोगों को। और मंत्री जी के हम लोग गए थे, हम लोगों को जान पहचान नहीं था, लेकिन मंत्री जी ने हम लोगों को पैसा दिलवाया। आज हम लोग ठीक है इलाज करा करके। तो इसका भी लाभ, पैसा विवेकाधीन कोष में पड़ा हुआ है। हमको कागज देंगे, वहां से पैसा हम निकलवा करके पहुंचाने का काम करते हैं। और 9 साल में समझिए कि 20 करोड़ लगभग 21 करोड़ रुपया होने जा रहा है। कहना तो बहुत आसान है 21 करोड़ रुपया, लेकिन बड़ी लंबी रकम होती है। और अभी मेजर साहब जब चलते थे, इनकी भी हमसे कहते थे कि नेताजी एमएलए है, सड़कें खराब हैं। हमका घबराओ नहीं, जो व्यवस्था हमको मिल रही है उस व्यवस्था में 1 भी रुपया किसी संस्था को नहीं दूंगा। जो जनता का पैसा है जनता के हवाले करता रहूंगा, ये हम आपको वचन देते हैं। और आज कोई माइक लाल ये नहीं कह सकता कि किसी विद्यालय में किसी संस्था को 100 रुपया में दिया हो। सारा का सारा रुपया जो आता है वो निर्माण काम में चला जाता है। क्योंकि मेजर साहब इनकी मंशा थी, एक सड़क बहुत पुरानी थी, मर्दाबाद 14 किलोमीटर। पिछली बार भी हम प्रयास किए, नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया और 38 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, काम भी चालू हो गया। उधर बहादुरगंज बाईपास हम विधायक निधि विधायक के प्रयास से काम हुए 90% गाँव में। और मेजर साहब एक बात कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे कि यार नेताजी इतना काम होता है, विरोध काहे करते हैं? हम के अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो आप बताओ उनको वोट कौन देता? अगर हमारा विरोध विश्राम भाई नहीं करेंगे, विश्राम भाई का विरोध हम नहीं करेंगे, पार्टी है ना, तो पार्टी के नाते विरोध होता है। अगर विश्राम भाई कहे कि नहीं ओम प्रकाश जी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो जब वोट मांगे जाइए तो कहेंगे जब वह बढ़िया करते तू का कर वोट मांगे। तो एक उदाहरण में हमको बताया, देखा यही बात होती है। हम कहा यही बात होती है, सरकार के खिलाफ जो रहता है वो सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सत्ता में रहता है वो सत्ता के पक्ष में बोलता है। इस नाते आप घबराइए नहीं, उसकी जरूरत है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उनकी जरूरत है। जब वो कुछ बोलते हैं तो हम और तेजी से काम करते हैं। हमारा विरोध नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं आज एक बहुत अच्छी बात, हमारा अगर विरोध नहीं हुआ होता तो आज ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर नहीं बना होता। सोच लीजिए, उनसे प्रेरणा लिया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानी नहीं जीत सकता, प्रधानी जीत लिया। तो कहीं जिला पंचायत नहीं बनेगी, पत्नी को जिला पंचायत बना दिया। तो कहीं एमएलए नहीं बन सकता। हमने बसपा को तलाशा, चुनाव भी लड़ा, हार गए। हमने कहा सब टिकट मांगने में झगड़ा है, चलो समाज को जगाया जाए। और जगा करके खुद लड़के अपने पौरुष पर चला जाए, तब बोलने मजा आएगा। विधायक बन गए, तब विरोधी करें कि अभी मंत्री न बने, मंत्रियों बन गए।
तो कहाँ विभाग बढ़िया ना मिली थी। अब पंचायती राज से बढ़िया विभाग कौन है? अल्पसंख्यक कल्याण, हज विभाग, वक्फ बोर्ड, 3 विभाग उधर, पंचायती राज में 3 विभाग, 6 विभाग मिला तो कहीं चला नहीं पाएगा। अब चला रहे हैं तो कह रहे कि अब चुनाव नहीं करा पाएगा। तो विरोधी का काम तो विरोध, हाई कोर्ट में के रीट दाखिल कर दिया तो अदालत से तो बड़े हम हैं नहीं। अब अदालत का जो फैसला आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से मतपत्र छपवा करके सभी जिले में पहुंचा दिया गया है और वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो गया है। वो तो आप जो देख रहे हैं कि 10 तारीख बढ़ा दिया है, वो तो कोर्ट के वजह से वो डेट बढ़ रही है। कोर्ट आज फैसला दे, मैं बता दूं कि 24 घंटे के अंदर चुनाव का ऐलान करा देंगे, हम कह रहे हैं। बशर्ते कोर्ट का फैसला आएगा तब, तो वहां तो हम बच गए हैं कोर्ट के वजह से। तो इस नाते साथियों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जो बात हमें मेजर साहब से सीखी, आप लोगों से सीखी, हम एक ही बात सीखे हैं कि पीछे 2 कदम जाओ लेकिन आगे 4 कदम जाओ। पीछे के भी इतिहास को पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। अब आज हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, किसी को भूत सताता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेजर साहब ने कहा कि अब नेता, अच्छा ये बताओ आपको गरियाते काहे लोग हैं? हम तो गरियाते इस नाते कि हमारा नाम लेते हैं, गाली दे के नाम लें, चाहे अच्छे से नाम लें, नंगा तो ले ही रहे हैं ना। हनुमान जी को जैसे भगवान को नहीं गरियाते हैं लोग, गुस्साते हैं तो गरियाते हैं, खुश होते हैं तो अच्छे से नाम लेते हैं। तो उसी तरह मैं तो आज देख रहा हूं, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ओम प्रकाश को गाली देने वाले लोग क्या क्या नहीं पा गए, गाली दे के पा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो पावर है ना। और ये जान लो साथी कि कोई भी व्यक्ति सूखा पेड़ पर चक्का नहीं मारता है। बगीचे में जो मीठा आम का फल होता है विश्राम भाई, सबसे ज्यादा चक्का उसी पेड़ पे लगता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सही है। बगीचे में अगर 10 पेड़ है और 9 पेड़ खट्टा है तो उस खट्टे पेड़ पर वही लोग चक्का मारेंगे जो दाल में आम डालने की कोशिश करेंगे। हाँ, कम लोग हैं। लेकिन जो मिठवा आम होता है तो उसमें तो सभी लोग मार देते हैं कि चलो लहजा काटते। तो खैर उससे कोई बात नहीं, वो तो कम से कम प्रचारक करते हैं। मैं एक जगह था, क्योंकि चाणक्य नीति मैंने पढ़ी है, चाणक्य नीति का थी, मैंने मेजर साहब को समझाया था और किताब ला करके उनको दिया था। उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके हमसे कहा कि ओम प्रकाश जी, नेताजी आपने वो चीज मुझे दिया, आज मेरी आंख खुल गई, आप क्यों नहीं बोलते हो? हम कहीं इसी नाते मैं नहीं बोलता हूँ। चाणक्य नीति कहती है जिसको खत्म करना हो उसका नाम लेना बंद कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ साथी सोचते हैं कि ओम प्रकाश का हम नाम लेके नेता की अच्छी बात कर लो। लेकिन इतना कहूंगा कि आज राम जी मेजर जी के सपने को साकार करने के लिए उन्हीं से सीखिए। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व प्रकाश हमारे साथियों ने डाला है, हम उसी से सीख लेकर के आगे बढ़ें। और भारतीय समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखो, जस जस भीगे कांवरी तस तस गढ़ुअर हो। अभी मैं आजमगढ़ में 7-8 महीने से रह रहा हूं। आजमगढ़ में जब जाता हूं, जानते हैं क्यों जाता हूं? हम ऐसा निशाना बना रहे हैं कि पूरे देश में चर्चा है। अगर नाम आता है तरौलिया का तब पूरे देश में चर्चा है। इस समय दिल्ली वाले हमसे पूछते कि तरौलिया क्यों जाते हो, लखनऊ वाले पूछते कि आप तरौलिया रहते हो। हमके लखनऊ मीटिंग करते हैं, तरौलिया खाना खाते हैं, कहते हैं खाना यहाँ नहीं मिलता, हमके नहीं यहाँ नहीं मिलता। भाई दुश्मन के सीने पर जब चढ़े रहेंगे राजनीति में तभी ना डर रहेगा। तो राजनीति अपनी जगह है, निश्चित है। कोई कहता है कि राजनीति की देन है कि आज हम लोग कपड़ा पहन के चल रहे हैं।
राजनीति की देन है कि आज हम लोग पानी पी रहे हैं, राजनीति की देन है कि आज हम अच्छा भोजन कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं खुल के राजनीति करो, खुल के राजनीति करो, छुप के नहीं। आप सीखो, ओम प्रकाश राजभर से सीखो। जो कहना होता मुख पर कह देता है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, खुल के बोलता हूं। इस नाते आज देश में अगर मैं तमिलनाडु के एयरपोर्ट पर उतरता हूं तो 10 लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि अच्छा ये यूपी वाला नेता। खाली यही सफवा से लोग पहचानते हैं, हमें नहीं तो क्या पहचानते। जो जाति लोग चढ़ाए रहते हैं तो जो देखते हैं समझ जाते हैं कि यह है नेतवा। बहुत से लोग, बता तो दूं आपको कि प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मेजर साहब की बात पे मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जब हम लोग एमएलए नहीं हुए 2012 चुनाव हारने के बाद, उन्होंने कहा कि नेताजी कुल गरियावत रखो, जीत न पावल जाए। हम क्या घबरा मत, ये और तेजी से बढ़त है, हम लोग और तेजी से बढ़त है। आने वाला दिन देखिएगा, जब सत्ता में जाएंगे तो और गरिए। अभी आप मत घबराइए। और स्थिति आज आपको बता दूं साथी, मेजर साहब की बात मुझे वो याद आती है। उन्होंने कहा था कि नेताजी, हॉस्पिटल में जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि नेताजी तबीयत तो मेरी हॉस्पिटल में हूँ, कोरोना है, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन आंदोलन को रुकने मत देना। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं उनकी बात को गंभीरता से लेकर के मैंने प्रण किया कि दुनिया एक तरफ होगी, ओम प्रकाश राजभर अकेले आंदोलन को बढ़ाने का भी काम जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। इस नाते साथियों, आज मेजर साहब के श्रद्धांजलि के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर इधर आप लोग आए। आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, खास तौर से भाई अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथी आए हैं, उनका लगाव मेजर साहब से रहा है, वो लोग आए हैं, उनका दिल से स्वागत है। जब आता हूं तब याद रहता है विश्राम भाई के। तो और भारतीय समाज पार्टी के लोग बखूबी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जानते हैं। उनके साथ रहने का मौका भी सबको मिला। बातचीत ये है कि मेजर साहब बहुत खरा बोलते थे। कुछ लोग जब नाराज होते थे तो हमसे कहते थे कि वो नाराज हो गया है, हमको जानने दीजिए, हम समझा लेंगे। जब उनको हम फोन करके समझाते थे, कहें हमसे भाई देखो मलेक्टी के आदमी है ना, वो डू और डाई वाले हैं कि अगर उन्होंने कहा वो करो, फायर तो फायर, ये मत सोचो कि गोली भरे, तो नाराज मत होइए। तो फिर जब वो व्यक्ति फोन करता था तो मेजर साहब हमको फोन करते थे, क्योंकि डटले रही है तो फिर फोन कैले हमके कैसे है, हमके वो समझ गया जैसे फोन कैले तो कि नहीं डटले सही रहना। तो साथी, कहने का तात्पर्य कि देखिए, हम आप सब लोग मिलकर के किसी न किसी दल में राजनीति कर रहे हैं, किसी न किसी मोड़ पर हम सब लोग मिलते रहते हैं। और राजनीति में जो बड़े नेता हैं वो क्या करते हैं हम जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। छोटे नेता गांव में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन वहां नेता बैठ करके मंच पर रसमलाई काटते हैं। वहां एक मंच पर आपको बता दूं, चाहे मायावती जी हो, सोनिया जी हो, अखिलेश जी हो, चाहे आपके मोदी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, आपने देखा होगा फोटो सोशल मीडिया पे देखते होंगे। ये नेता जाते हैं, बैठ के कुछ चाप लेते हैं, फिर चल देते हैं। और हम लोग यहाँ जो है का है, विश्राम भाई खबरदार, तालिक यादव खबरदार, सुशीला जी तब तक खबरदार भाई। वो ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए, लेकिन एक जो सोच और विचार मेजर साहब की थी, हमको आपको उनके सोच और विचार को, जो उन्होंने व्यवहार सबके साथ पेश किया, हम एक दूसरे को व्यवहार प्रस्तुत करके एक साथ मिल के रहें, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। और उनका जो मंशा था कि भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पार्टी आगे बढ़े। मैं आपको बता रहा हूं कि सालिक भाई ने कहा कि पूर्वांचल सुलग रहा है, प्रदेश सुलग रहा है बंटवारे को लेकर, चाहे वो आज हो चाहे कल हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक दिन
जरूर होकर के रहेगा, देख लीजिएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, चर्चा प्रस्ताव बस भेजा था, भारत सरकार को प्रस्ताव गया। भारत सरकार भी बहुत उलझन में है कि बहुत बड़ा प्रदेश है, हम लोग इसको बांट दिया जाए, छोटा छोटा कर दिया जाए, तो अंदर अंदर लोग सुलग रहे हैं। याद है जब मेजर साहब सबने चर्चा किया था कि गिनती हो जाए जातियों की, तो उन्होंने कहा कि संभव है, हमके संभव है। और आज चाहे विपक्ष के दबाव में, चाहे सत्ता अपने मन से, मोदी जी ने जातिवार जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, काम भी शुरू हो गया है। हम लोग 24 साल पहले से शुरू किए कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो हम धरती पर चिल्लाते हैं तो खबर जाती है वहाँ लखनऊ, दिल्ली, वो भी सूचना हो गई। महिला विधेयक आज 30 साल से झगड़ा हो रहा है कि जल्दी लागू हो, जल्दी लागू हो, वो भी गुनगुना रहा है, एक दिन वो भी लागू होकर के ही रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित है। तो चीजें जो होनी है, हमारे कुछ साथियों ने कहा इसी नाते जातिवार जनगणना हो रही है कि बहुत सी जातियां जिनको कोई जानता भी नहीं। अगर हम बात करें कचेर की तो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, अगर हम बात करें बंजारा की, अगर हम बात करें यारा करगबंसी की तो नहीं पाए जाते, लेकिन बड़ी आबादी इनकी है। पश्चिम के इलाके में, हमारे पूर्वांचल के इलाके में बड़ी आबादी, गोरखपुर में पूरा कचेर 20,000 25,000 एक एक विधानसभा में है, लेकिन कोई जानता नहीं। वनवासी बड़ी संख्या में है, लेकिन जानते हैं लोग क्योंकि उनका कारोबार था पत्थर वाला, इस नाते सब लोग जानते हैं, लेकिन संख्या नहीं जानते। तो इस नाते जातिवार जनगणना का होना भी जरूरी है, ताकि उनको भी मालूम हो कि हम भी देश में हैं। तो अगर शिक्षा का अधिकार है तो उनके यहाँ तक भी पहुँचे, उनके बच्चे भी वहाँ तक जाए, जो सरकार की व्यवस्था है उसका लाभ उठावे। साथियों, इसी बात को कहते हुए पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मेजर साहब की पुण्यतिथि पर पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।